मूवी स्टार्ट होती है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर फाई को देखते हैं, जो कि बहुत से दूसरे फाइटर्स के साथ फाइट कर रहा था। फाई बहुत सी इंजरीज के बावजूद उन सबसे बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था और वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स और फास्ट रिएक्शन टाइम की वजह से इस फाइट में डोमिनेट भी कर रहा था। लेकिन फिर एक फाइटर अचानक से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और इसी दौरान उसे अपना बचपन याद आने लगता है। यहाँ हम उसके फादर को देखते हैं, जिनके साथ मिलकर वो एक ऑर्फनेज चला रहा था। फाई और उसके फादर खोए हुए बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करते थे। एक दिन उन्हें एक बच्चा मिलता है जो कि थकन की वजह से बेहोश हो चुका था। वो उसे बचाने के लिए उसका ट्रीटमेंट करते हैं और जब उस बच्चे को होश आता है तो फाई उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है और ये क्लेम करता है कि वो इनविंसिबल है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें कंट्री के डार्क टाइम के बारे में बताया जाता है, जहाँ करप्ट सिस्टम और काम करने के अनसेफ तरीकों की वजह से बहुत से लोग समंदर में डूब के मारे गए थे। जिसके बाद हमें दो गैंग्स के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक गैंग का नाम ब्लैक टाइगर गैंग जबकि दूसरे गैंग का नाम नॉर्थ सी गैंग था। और करप्ट लोग अपनी मोनोपोलीज के लिए उन गैंग्स को यूज करते थे और उन गैंग्स में मौजूद अनाड़ी लोगों को उन वर्कर्स के साथ रिप्लेस किया जाता था जो कि बेहतर लाइफ जीना चाहते थे। जिसके बाद हमें ब्लैक टाइगर गैंग के रैंक्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें 3 बॉसेस शामिल थे, जिसमें से एक का नाम नॉर्थ ईवल था जो कि बहुत जालिम इंसान था, दूसरे का नाम ब्लैक क्रो था जो कि हमेशा पैसे जमा करने में लगा रहता था और तीसरे का नाम ओल्ड स्नेक था। ये तीनों एक साथ एक्टिंग जनरल्स के तौर पे ब्लैक टाइगर गैंग को कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट सीन में हम फायर को देखते हैं, जिसने अब गैंग का बॉस बनने का फैसला कर लिया था। वो फाइटर्स के ग्रुप के साथ था और उस ग्रुप का नाम डेयरडेविल वॉरियर्स था। वो फाइटर्स काफी टाइम से ब्लैक टाइगर गैंग्स का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें गैंग्स में स्पेशल स्टेटस हासिल था। नेक्स्ट सीन में उन फाइटर्स को ऑर्गेनाइजेशन की हेड जिसका नाम ली था उससे मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोगों ने एक ट्रेडर को पकड़ रखा था। उसने क्योंकि मास्टर ली के साथ गद्दारी की थी, इसलिए मास्टर ली उसे सबके सामने मार देता है और वही 2 जलते हुए रॉड्स जब उस फाय और उसके साथियों की तरफ करता है तो सभी डर जाते हैं, लेकिन फाय बिल्कुल नहीं डरता बल्कि वहीं खड़ा रहता है, ऐसे जैसे उसे मौत का भी कोई खौफ ना हो। और जब सब फाइटर्स के हाथों पे हॉट टी गिराई जाती है तो सिर्फ फाय ही था जो कि पेन की वजह से जरा भी रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद मास्टर ली उन वॉरियर्स को दूसरे गैंग के हेड को मारने का टास्क देता है और कहता है कि जो भी इस टास्क को कंप्लीट करेगा उसे रिवार्ड के तौर पे ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया जाएगा और वो जनरल के तौर पे मास्टर ली की फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम फायर को नॉर्थ सी गैंग के लीडर के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। यहाँ उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है और नॉर्थ सी गैंग का मास्टर फायर की तलवार नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो फायर पे मुसलसल अटैक करने लगता है, लेकिन फायर फिर भी उन अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। मौका मिलता ही फायर उस पे काउंटर अटैक्स करता है, जिसके बाद वो गैंग लीडर को उसी की तलवार से मारने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी ही देर में उस गैंग के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और फायर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन फायर उनमें से भी कुछ लोगों को मार गिराता है और एक आदमी को शील्ड के तौर पे यूज करते हुए विंडो से जंप कर देता है। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जब फायर बहुत से फाइटर से लड़ रहा था और यहाँ भी वो अकेला कई लोगों को मार गिराता है, लेकिन फिर भी वो फाइटर्स कम होने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ हम देखते हैं कि फायर जब उनमें से एक फाइटर के अटैक से नीचे गिरता है और बाकी सभी लोग मिलकर उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाले थे कि तभी उसका एक साथी वहाँ फायर क्रैकर छोड़ के सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फायर को बचाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हमें ब्लैक टाइगर गैंग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ फायर बेहोश पड़ा था और उसके साथी परेशान होने के साथ साथ हैरान भी थे कि वो अकेला इतने सारे लोगों को मारने में कैसे कामयाब हो गया था। ये देखकर मास्टर ली भी उसे अपने बेटे के तौर पर अडॉप्ट कर लेता है, जिसका मतलब ये था कि अब उसका शुमार गैंग के जनरल्स के तौर पे होगा। जिसके बाद वो सभी को ये ऑर्डर देता है कि फायर हर हाल में ठीक हो जाना चाहिए। साथ ही वो अपने पहले वाले 3 बेटों को डांटने लगता है कि उनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं कर सका जो फायर ने किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गैंग का एक मेंबर फायर का ख्याल रख रहा था, जिसे वो पहले भी मिल चुका था। वो मेंबर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो फायर का सबसे अच्छा फ्रेंड हो। वो फायर से कहता है कि अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। फायर इस बात से एग्री नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसका ख्याल रख रहा था। इसी दौरान फायर को अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है, जहाँ वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा था जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक बच्ची जिसका नाम फॉ था, उसे एक गैंग मेंबर किडनैप कर लेता है और फायर उसे नहीं बचा पाता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ सी गैंग के न्यू लीडर को देखते हैं, जो कि फॉर्मर गैंग लीडर का बेटा था। यहाँ वो अपने फादर की डेथ का बदला लेने की कसम खाता है। जिसके बाद हम फायर को देखते हैं जो कि एक टैटू बनवा रहा था। जिसके बाद टैटू बनाने वाला आदमी उसे 2 कीज के बारे में बताता है, जिनसे एक तिजोरी को खोला जा सकता था। उस तिजोरी
तिजोरी में ब्लैक टाइगर गैंग अपने जमा किए गए सारे पैसे रखता था और उन कीज में से एक ब्लैक क्रो जबकि दूसरी ओल्ड स्नेक के पास होती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाई को ऑफिशियली मास्टर ली के फोर्थ सन के तौर पे अडॉप्ट कर लिया जाता है, जबकि ब्लैक टाइगर गैंग सी पोर्ट पे पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लेता है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाई जनरल के तौर पे सेटल्ड हो चुका था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम ऑर्किड था, लेकिन फाई को हर रोज फॉग के बारे में नाइटमेयर्स आते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि शायद फॉग को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया गया हो। जिसके बाद हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑर्फनेज में आग लग जाती है जो कि गैंग मेंबर्स ने ही लगाई थी और उसी आग से उन ऑर्फन बच्चों को बचाते हुए फाई के फादर की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी गैंग मेंबर्स फाई के गैंग फैमिली का हिस्सा बनने की वजह से सेलिब्रेट करने लगते हैं। फाई को सभी गैंग मेंबर्स कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, लेकिन एक मेंबर ऐसा नहीं करता और वो था नॉर्थ इवल, क्योंकि उसने फाई को अभी तक गैंग फैमिली के मेंबर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ फाई और उसके बाकी दो ब्रदर्स में तो दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन नॉर्थ इवल फाई को फाइट करने के लिए प्रोवोक कर रहा था, लेकिन फाई बिल्कुल काम रहता है और वो नॉर्थ इवल की बातों का जवाब बातों से ही देता है। इविल नॉर्थ के बिहेवियर की वजह से ब्लैक क्रो और इविल नॉर्थ में हीटेड आर्गुमेंट्स होने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इतनी ही देर में मास्टर ली वहाँ आ जाता है और उन पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वही था जो इन सभी को कंट्रोल कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम फाई के चाइल्डहुड फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि ऑर्फनेज में बच्चों का ख्याल रखते थे। उनमें से एक का नाम चून जबकि दूसरे का नाम फायरी था। फायरी चून को पसंद करता था, लेकिन चून के दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि चून हमेशा से फाई को पसंद करती थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर गैंग को 300 स्लेव्स को शिप के जरिए समुद्र पार पहुंचाने का टास्क दिया जाता है। मास्टर ली उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर ली और फाई ये प्लान बनाते हैं कि नॉर्थ सी गैंग के न्यू हेड को कैसे ट्रैप किया जाए। जिसके बाद हमें दोबारा से फाई के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां हम उसके फादर की डेथ के बाद वाली लाइफ देखते हैं, जहां फाई और उसके फ्रेंड को एक मॉन्क अपना स्टूडेंट बना लेता है और उन्हें कई साल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है। और जब वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के बाद वापस आते हैं तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम ऑर्फन गैंग था। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि फाई अब ब्लैक टाइगर गैंग के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल करने में कामयाब हो गया था, इसलिए उसके साथी ओल्ड स्नेक पे अटैक कर देते हैं ताकि उससे वो तिजोरी की गोल्डन की ले सके जो उसे मास्टर ली ने दी थी। फाई के साथी जल्द ही ओल्ड स्नेक को मार डालते हैं और उसे करीब ही एक घर में फेंक देते हैं और उसके पास मौजूद की को चोरी करने की बजाय उसकी शेप को प्रिंट कर लेते हैं ताकि उन पे किसी को शक न हो। अब ओल्ड स्नेक की डेथ के बाद मास्टर ली उसकी की नॉर्थ इविल को दे देता है। ये देख के फाई को अपना प्लान कामयाब होता नजर आता है, क्योंकि उसे पता था कि नॉर्थ इविल और ब्लैक क्रो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो उनको लड़वाने की कोशिश करता है और ब्लैक क्रो को एक फेक की के बारे में बताता है और कहता है कि नॉर्थ इविल ब्लैक क्रो के पास मौजूद की के बगैर ही तिजोरी को खोल सकता है, जो कि अब उसने चोरी कर ली है। और ये बात प्रूफ करने के लिए वो फाई के पास चोरी की हुई की और अपनी की को मिला के तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, तो तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाता है और इस तरह फाई को तिजोरी में मौजूद खजाने के बारे में पता चल जाता है। अब क्योंकि ब्लैक क्रो को फाई पे यकीन हो चुका था, इसलिए फाई उसे कन्विंस कर लेता है कि इविल नॉर्थ गैंग को बिट्रे कर रहा है, जिसके बाद वो तिजोरी की इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त को देता है और उसे तिजोरी को लूटने का प्लान भी बताता है और वो स्पाई टेक्निक्स को यूज करते हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने ऑर्फन गैंग तक पहुंचा रहा था। फाई अपने ग्रुप के साथ अपनी गर्लफ्रेंड ऑर्किड के जरिए कांटेक्ट करता था और वो फाई की चाइल्डहुड फ्रेंड चून से कम्युनिकेट करती थी, लेकिन चून उनको साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती थी, जबकि ऑर्किड भी फाई की चून के बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स का फायदा उठाते हुए उसे अपने दोस्तों को छोड़कर गैंग लीडर के तौर पे काम पे फोकस करने का कहती है। उसी रात हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स कम होने की वजह से नॉर्थ सी गैंग के लीडर को वहां अटैक करने का मौका मिलता है और वो अपने साथियों के साथ मास्टर ली और फाई तक पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर में उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हमें मास्टर ली की मार्शल आर्ट स्किल्स देखने को मिलती हैं और इस एज में भी वो फाइट के दौरान बहुत ज्यादा क्विक और स्ट्रॉन्ग लग रहा था। यहाँ मास्टर ली दूसरे गैंग मेंबर्स को बड़ी आसानी से मार रहा था, जबकि दूसरी तरफ फाई को नॉर्थ सी गैंग के लीडर के साथ 1-on-1 फाइट करने का मौका मिलता है। उस न्यू गैंग लीडर का नाम हेंचो था, जो कि फाई पे मुसलसल अटैक्स कर रहा था और वो फाई को संभलने का मौका नहीं दे रहा था और मुसलसल अटैक से वो फाई को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हेंचो उसे जान से मारता, मास्टर ली फाई की हेल्प के लिए पहुंच के उसे बचा लेता है, जिसके बाद फाई मास्टर ली की हेल्प से ही उसे इंजर करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ फाई उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मास्टर ली उसकी स्वॉर्ड को किक करता है, जो कि हेंचो के आर पार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्फन गैंग पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रहा था और वो ब्लैक टाइगर गैंग से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक
ब्लैक क्रो बाहर निकलने पे मजबूर हो जाता है, जबकि बहुत से गैंग मेंबर्स फायरी का पीछा करने लगते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायरी उन सबको मार गिराता है। जल्द ही बहुत से और गैंग मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं और फायरी को घेर लेते हैं, लेकिन फायरी उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराता और सभी गैंग मेंबर से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ ब्लैक क्रो, जो कि अब अकेला हो चुका था, उसे फायर और उसके गैंग के लोग घेर लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि चून के पेरेंट्स को ब्लैक क्रो ने मारा था और अब फायर की हेल्प से वो अपना बदला लेने में कामयाब हो जाती है और उसे मार डालती है, जिसके बाद चून फायर को थैंक्स बोलती है, जबकि फायर ये एडमिट करता है कि वो उसे पसंद करता है। और जब फायर वापस मास्टर ली के पास पहुंचता है तो वो फायरी को वहां लटका हुआ देखता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था। यहाँ मास्टर ली फायर को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान उन्हें तिजोरी वाले रूम से कुछ आवाजें आती हैं और मास्टर ली अपने बाकी साथियों के साथ वहां चला जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को बात करने का मौका मिल जाता है। यहाँ फायरी अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो मरने के लिए तैयार है ताकि फायर पे कोई शक न कर सके। फायरी उसे कहता है कि स्लेव ट्रेड को रोकने का उनका ड्रीम उसकी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फायर उसे मारने के लिए तैयार नहीं था और वो उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फायरी उसे ऐसा करने से रोक देता है। इतनी ही देर में मास्टर ली वहां पहुंचता है और वो फायर को फायरी की जुबान काटने के लिए कहता है। फायर ऐसा करने ही वाला था कि तभी कुछ मेंबर्स ब्लैक क्रो की डेड बॉडी लेके वहां पहुंच जाते हैं और उसकी बॉडी पे नॉर्थ इविल की केन के निशान देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सब लोग नॉर्थ इविल पे शक करने लगते हैं। नॉर्थ इविल जब इस बारे में फायरी से इंटेरोगेट करने लगता है तो फायरी उसके कान में कुछ कहता है और साथ ही अपने आप को सॉर्ड से मार लेता है, जो कि नॉर्थ इविल ने उसकी गर्दन पे रखी हुई थी, जिसकी वजह से सिचुएशन मजीद खराब हो जाती है और सबको लगता है कि नॉर्थ इविल ने उसे जानबूझ के मारा है। इसी वजह से मास्टर ली भी उस पर शक करने लगता है। इसी दौरान फायरी की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी था और उसे याद आता है कि वो फायरी से पहले इस गैंग में जगह बनाने में कामयाब हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो आज फायरी की जगह वो हो सकता था। उसी दिन फायर जब ऑर्किड के पास था तो वो फायरी की डेथ की वजह से रोने लगता है और कहता है कि अब जब उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ नहीं है तो वो अब तक जो कुछ कर रहा था उसका क्या फायदा, क्योंकि वो अपने दोस्त को तो बचा नहीं पाया था। अब जबकि सिर्फ नॉर्थ इविल जिंदा था और उसके बाद फायर अकेला थ्रोन का हकदार हो सकता था, लेकिन अगर नॉर्थ इविल मारा जाएगा तो सारा शक फायर पे आ जाएगा, इसलिए वो उसे नहीं मार सकता था और साथ ही उसे उन 300 वर्कर्स को भी ढूंढना था जिन्हें वो बेचने वाले थे। फायर की ये बातें उनका वो दोस्त जिसने उसका इंजरी के दौरान उसका ख्याल रखा था वो सुन लेता है, लेकिन इस बारे में किसी को ना बताने का फैसला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर एक ब्लाइंड मैन को कुछ पैसे देता है और उसे वो स्टोरी सुनाने के लिए कहता है जिसमें ट्रेटर का जिक्र था। मास्टर ली जब उसकी स्टोरी सुनते हैं तो वो उस ब्लाइंड मैन को अपने सभी मेंबर्स की आवाजें सुनकर उनमें से ट्रेटर ढूंढने का कहता है, जिसके बाद वो सभी गैंग मेंबर्स की एक एक करके वॉइसेस सुनने लगता है और जब ली की बारी आती है तो वो ब्लाइंड मैन के कान में कहता है कि वो उस ग्रुप का हिस्सा है जिसने कल रात अफरा तफरी मचाई थी। ये सुनकर उसे याद आता है कि उन्हीं लोगों ने उसे बहुत से पैसे दिए थे, जिसकी वजह से वो ली की वॉइस को भी क्लियर कर देता है। उसी रात जब नॉर्थ इविल मसाज के लिए जाता है तो वहाँ ऑर्किड भी पहुँच जाती है। यहाँ ऑर्किड उसे अपना रियल नेम बताती है जो कि फॉ था, यानी वही बच्ची जिसको बचपन में किडनैप कर लिया गया था। यहाँ वो उसे बताती है कि जब 3 साल पहले उसकी मुलाकात फायर से हुई थी तो उसने फायर की जान बचाई थी, जबकि उसने कभी भी फायर को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया और उसका ट्रस्ट हासिल कर लिया था। लेकिन वो फायर से जितना प्यार करती थी फायर उसे उतना प्यार नहीं करता था, इसलिए अब वो उसे छोड़कर नॉर्थ इविल से फ्रेंडशिप करना चाहती थी। ये सुनकर नॉर्थ इविल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और जैसे ही वो उसके करीब आता है तो फॉ उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्थ इविल उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे पानी में डुबो के मार डालता है। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद दूसरी लड़की की तरफ जाने लगता है और जब वो उसके करीब पहुँचता है तो वो लड़की अचानक से उस पर अटैक करके उसे मार डालती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चून थी, जिसके साथ मिलके फॉ ने नॉर्थ इविल को मारने का प्लान बनाया था और अब फॉ के सेक्रीफाइस की वजह से वो नॉर्थ इविल को मारने में कामयाब हो गए थे। दूसरी तरफ फायर जो कि 300 स्लेव्स को ढूंढने में कामयाब हो गया था, उसे जब फॉ की डेथ की न्यूज मिलती है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब क्योंकि फायर का प्लान पूरा हो चुका था इसलिए वो मास्टर ली से बगावत का ऐलान कर देता है और अपने एक और दोस्त को दफनाने के बाद फायर और उसके कई ऑर्फन साथी रिवॉल्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ इविल की डेथ की वजह से मास्टर ली को फायर की असलियत पता चल
चुकी थी, इसलिए पूरे शहर में फाई और उसके साथियों के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स में वार होने लगती है। फाई, जिसने अपनी आर्मी को बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया था, ब्लैक टाइगर गैंग का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो उन 300 स्लेव्स को भी रिहा कर देते हैं और फिर वो सब मिलकर ब्लैक टाइगर गैंग के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पहुँच के फाई मास्टर ली को 1-on-1 फाइट करने का चैलेंज करता है ताकि मजीद खून बहने से बच सके। मास्टर ली उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों उसी हेडक्वार्टर बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां फाई हर तरफ आग लगा देता है ताकि उस बिल्डिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके शहर के सभी लोगों को आजाद किया जा सके। जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहले तो मास्टर ली फाई को टफ टाइम देता है और उस पे कई अटैक्स करता है। मास्टर ली उस पे एक हैवी स्टोन गिराता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है। जिसके बाद मास्टर ली उस पे अटैक्स करना जारी रखता है और इसी वजह से वो उसी आग में गिरने से मुश्किल से बचता है जो कि उसने खुद लगाई थी। अब जब आग पूरी तरह बिल्डिंग को लपेट में लेने लगती है तो गैंग मेंबर्स उसे बुझाने लगते हैं, जबकि फाई के साथी उसके लिए परेशान होने लगते हैं। बिल्डिंग के अंदर पैदा होने वाली हीट अब उन दोनों को भी इफेक्ट करने लगती है और वो फाइट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जंप करने लगते हैं। इसी दौरान फाई नीचे गिरने ही वाला था कि वो अपने आप को संभाल लेता है और दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो आखिरकार ली को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो मास्टर ली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर ली उसकी हेल्प लेने से इनकार कर देता है और नीचे आग में गिर के मारा जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फाई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और अपने ऑर्फन साथियों के जरिए शहर पे रूल करने लगता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।